Hey everybody, welcome back to the Layman Way and a very good morning to all of you. तो चलिए अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं और जहाँ पे हम अगस्त के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने एनवायरनमेंट को ख़त्म कर दिया था, है ना। अब आज हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम अगस्त के पॉलिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं, है ना। और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट वी कैन ग्रो मोर एंड वी कैन सर्व मोर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के पहले आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ऑन टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल, राइट। तो क्या है ये, क्या बिल है और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है ये बिल और इसने क्या किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसने क्या किया है कि ये जो अपना इनकम टैक्स एक्ट है और फाइनेंस एक्ट है, इसको अमेंड किया है, ठीक है। तो इसको अमेंड किया है तो पहले हम 2012 के प्रोविज़न देख लेते हैं कि 2012 वाला जो एक्ट था इसका प्रोविज़न क्या था, है ना। तो जो 2012 वाला एक्ट था वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अप्लाई करने की बात करता था, है ना। किस चीज़ में मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन होता क्या है ना। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो देखो, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है कि जब रेट्रोस्पेक्ट क्या होता है पहले तो ये समझो। रेट्रोस्पेक्ट टैक्सेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे इनकम टैक्स है अपना, है ना। तो इनकम टैक्स में क्या स्लैब है कि भाई 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है ना। फिर 2.5 से लेट से 5 लाख तक, है ना। 5 लाख तक लेट से 5% इनकम टैक्स लगता है, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख के स्लैब में 5% इनकम टैक्स लगता है ना। अब मान लो सरकार कल 2021 है ना 2021 को ये लॉ ले आती है 2021 में, लेट्स से टुमारो इज 25 ऑफ दिसंबर, है ना। तो तो लेट्स से जो गवर्नमेंट है वो कल ऐसा लॉ लेके आ जाती है कि भाई ये जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में टैक्स लग रहा है वो 5% नहीं लगेगा, वो 10% लगेगा, ठीक है। वो 10% लगेगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल टैक्सेशन। बट वो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लाती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होगा ना कि भाई आज से अगर ये लॉ आया है तो मतलब कल से ये एप्लीकेबल होगा, है ना। मतलब अगर 25 दिसंबर से ये लॉ आया है कि जब से पास हुआ है पार्लियामेंट में, तब से ये लॉ आया है कि भाई अब से 2.5 लाख और 2.5 से 5 लाख के बीच में जो भी स्लैब है उसमें 10% टैक्स लगेगा, तो तब से एप्लीकेबल होगा। बट गवर्नमेंट ये बोलती है कि नहीं 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 नहीं, तब से एप्लीकेबल नहीं है ये तो 10 साल पहले से एप्लीकेबल है अब, है ना। मतलब 10 साल पहले मान लो कि अभी 2021 चल रहा है ना, तो 2011 से एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। तो इसमें क्या होगा कि अब देखो ये लॉ आया जब 2000 हमारी जब इनकम आ रही थी, हमारी इनकम 2000 लेट से 12 में कुछ आ रही थी, तो हमने तो 5% के हिसाब से टैक्स दिया है ना। अब आप क्या बोल रहे हो, अब आप आज लॉ लाके ये बोल रहे हो कि ये 10 साल पहले से एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 2012 में मैंने 5% टैक्स दिया था, मेरे को देना था 10%, पर मैंने दिया 5%, है ना। तो अब जितना भी टैक्स बचा, समझ रहे हो, जितना भी टैक्स 2011 से लेकर 2021 तक जितना भी मैंने कम टैक्स दिया था आज के लॉ के हिसाब से, वो मेरे को फिर से वापस देना पड़ेगा। समझ में आया रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ये होता है कि कोई भी जब लॉ आता है तो वो पीछे पीछे वाली डेट से एप्लीकेबल होता है। मतलब मान लो आज मैं कोई लॉ ला रहा हूँ, अगर 24 दिसंबर को मैं अगर कोई लॉ ला रहा हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि ये लॉ आज से नहीं एप्लीकेबल है, ये लॉ 10 साल पहले से एप्लीकेबल है ना। 10 साल पहले से एप्लीकेबल है तो वो हो जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव। ये 10 साल मैंने ऐसे ही बोल दिया, कभी भी पुरानी टाइमलाइन से ये अगर वैलिडिटी उसकी होती है तो हम उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे की डेट से एप्लीकेबल है वो, ठीक है। समझ में आ रहा है, पीछे की डेट से एप्लीकेबल है। तो जितना भी पहले आपका टैक्स लायबिलिटी होगा वो सारा आपको पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो 2012 वाले एक्ट में क्या था, 2012 वाला क्या बोलता था कि कोई भी अगर आपने शेयर्स बेच के, फॉरेन कंपनी के शेयर्स बेच के इनकम अर्न की है ना, तो 2012 वाले एक्ट में ये बोला गया था कि कोई भी अगर आपने फॉरेन कंपनीज़ के शेयर बेचे हैं, है ना, और उससे कोई प्रॉफिट अर्न किया है ना, तो उस पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगेगा। मतलब कि ये लॉ आया था 2000 कब आया था, 2012 में आया था। तो तब उन्होंने ये बोला कि ये 2012 से पहले भी अगर आपने कोई शेयर बेचा है तो उस पर भी टैक्स लगेगा, ठीक है। इससे पहले नहीं लगता था। अब वो ये बोलने लगे कि इससे पहले भी टैक्स लगेगा। तो 2012 वाला जो एक्ट था उसने इट इम्पोज्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन द इनकम अर्न्ड फ्रॉम द सेल ऑफ
शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, तो अगर आपने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर बेचे हैं ऑन अ रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस, रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस मतलब पुरानी वाली डेट से लगेगा। 2012 में एक्ट आया, ठीक है, 2012 में एक्ट आया, पर वो 2012 से एप्लीकेबल नहीं है, वो 2012 से पहले से एप्लीकेबल है, समझ में आ रहा है। आज लॉ निकाला है पर वो पास्ट से एप्लीकेबल है, समझ में आ रहा है। 2012 में लॉ निकाला है पर लेट से वो 1995 से एप्लीकेबल है। तो आपने 1995 से 2012 तक जितने भी शेयर बेचे होंगे उन सब पे टैक्स लगेगा। अब उस टाइम तो आपने टैक्स पे किया नहीं क्योंकि उस टाइम कोई लॉ था नहीं, बट आज मैंने लॉ बना दिया कि भाई तब से एप्लीकेबल है। तो जितना भी आपने टैक्स दिया, जितना भी आपने टैक्स नहीं दिया था, वो सारी आपकी क्या हो गई, वो सारी आपकी लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि अब आपको ये गवर्नमेंट को पे करना है वापस, ठीक है। तो जितने भी ट्रांजैक्शन थे जो 28 में 2012 से पहले हुए थे वो भी इसमें कवर्ड रहेंगे, ठीक है। तो ये 2012 वाले एक्ट ने बोला था। तो ये जो बिल आया है नया वाला टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल, इसने इसको नलीफाई कर दिया, मतलब नल एंड वॉइड कर दिया, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा दिया है, मतलब अब आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा 2012 से, और अगर पे किया है तो रिफंड मिलेगा उसका, ठीक है। द बिल proposes to nullify this retrospective basis for taxation on such persons provided they fulfill certain conditions। तो कुछ certain conditions हैं जिनको वो fulfill करेंगे तो उनको बेसिकली दे विल बी एग्जेम्प्टेड। अब ये जो कंडीशंस हैं, ये बहुत सारी कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस आप जाके पीआरएस की वेबसाइट से देख सकते हो, है ना, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हम यहाँ पे एकदम मेजर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो डिटेल में अगर इस अमेंडमेंट बिल को पढ़ना है तो यू कैन गो एंड विजिट द पीआरएस वेबसाइट। वहाँ पे आपको, आप गूगल पर डालोगे टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल, है ना, कॉपी करके, तो पीआरएस का लिंक आ जाएगा, वहाँ पे जाके एक बार जितने भी इनके क्या क्या चेंज हुआ है वो एक बार देख लेना, क्योंकि हमको तो इसको लंबा नहीं बनाना है ना, हमको उतना ही इन्फॉर्मेशन लेना है जितना हम रिटेन कर पाएँ, ठीक है। तो आप बस ये देखो कि इस मेजर अमेंडमेंट बिल में हुआ क्या है, इसने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को हटा दिया जो 2012 वाले एक्ट में आया था, ठीक है। इफ़ अगर ये कंडीशंस जो हैं, जो भी कंडीशंस की इसने बात की है, इफ़ जो पर्सन है वो इन कंडीशंस को मीट कर रहा है तो उसको रिफंड मिल जाएगा, जो उसने जब ये लॉ आया था ना तो उसने कुछ टैक्स पे किया होगा, लाइबिलिटी पे की होगी, तो उसको वो सब वापस मिल जाएगा, ठीक है। द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू हिम विदाउट एनी इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस पर ऑब्वियसली, बट प्रिंसिपल अमाउंट आपका वो हम दे देंगे। तो समझ में आ गया क्या हमने बात करी इसके बारे में, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मैंने बता दिया, आई होप समझ में आया होगा कि पिछली वाली डेट से कोई लॉ जब एप्लीकेबल होता है तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, है ना। ऐसे ही अगर मैं टैक्स लगा रहा हूँ पिछली वाली डेट से, आज लॉ ला के प्रेजेंट में लॉ ला के मैं बोल रहा हूँ कि ये पास्ट से एप्लीकेबल है ना, तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है पास करने का, अब ये क्या बोल रहा है 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो देखो, अभी पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आर्टिकल हमारे हैं फंडामेंटल राइट्स वाले, आर्टिकल 4 का क्लॉज 4, क्लॉज 5, है ना, आर्टिकल 16, इनमें क्या है, इनमें जब हम बात करते हैं कि हमको डिस्क्रिमिनेशन हटाना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लानी है, तो इसमें हम एक्सेप्शंस रखते हैं किसके लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। उसमें इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि भाई जो सोशली एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको स्टेट्स अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। बट क्या हुआ 2018 में एक अमेंडमेंट आया था, है ना, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने क्या किया था, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया किसको, एनसीबीसी को। एनसीबीसी इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको मिल गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और उसी में ही इस एक्ट ने ये बोला कि अब से जो पावर्स हैं, ये जो लिस्ट जो बनती है ना, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट बनती है, उसमें उस लिस्ट में कौन उसको मॉडिफाई और मतलब कौन उसमें ऐड कर सकता है, मतलब किसको एम्पावर किया उसने ऐड करने को, प्रेसिडेंट को। तो मतलब अब जो प्रेसिडेंट है ही विल डिसाइड कि कौन इस लिस्ट में आ रहा है, कौन सी क्लासेस इस लिस्ट में आ रही हैं, कौन सी क्लासेस इस लिस्ट में नहीं आ रही हैं, समझ में आ गया। ये जो एनसीबीसी वाला एक्ट था जिसने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, इसने प्रेसिडेंट को एम्पावर कर दिया कि ये नोटिफाई करेगा लिस्ट में कौन सी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं किसी भी स्टेट या यूटी के लिए, ठीक है। तो इसने प्रेसिडेंट को पावर दे दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट को एम्पावर कर दिया कि ये अब बताएगा, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये इसको अमेंड करता है, ये इसको अमेंड करके ये जो पावर है जो प्रेसिडेंट को दी गई थी ये वापस स्टेट्स को दे देता है, ठीक है। अभी क्या है, देखो, सेंटर अपनी अलग लिस्ट बनाता है, वो ये क्लासेस की, है ना, स्टेट अपनी अलग लिस्ट बनाता है, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला है इन्होंने बोला है कि भाई हम इसको अमेंड कर रहे हैं, इट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाउ द स्टेट्स एंड यूटीज टू प्रिपेयर देयर ओन लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो स्टेट्स और जो यूटीज़ हैं अब वो अपनी लिस्ट हैं, अब जो अपनी सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट है वो अपनी खुद बना सकते हैं, अब प्रेसिडेंट का मानने का ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो लिस्ट है
अब प्रेसिडेंट नहीं करेगा, ये स्टेट्स अपनी खुद कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल ये बात करता है। तो बिल अमेंड्स दिस एंड इट सेज दैट द प्रेसिडेंट में नोटिफाई, ये जो प्रोविजन है, प्रेसिडेंट में नोटिफाई द लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये वाले चीज़ को ये जो है वो अमेंड करता है। और बट एक चीज़ इसमें ये है कि प्रेसिडेंट अभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पस के लिए अगर कोई ऐसी लिस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशंस के लिए अगर कोई ऐसी क्लासेस हैं जिनको नोटिफाई करना है, तो वो अभी भी प्रेसिडेंट कर सकता है ना। उसके अलावा जितनी है वो स्टेट अपनी खुद बना सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पस के लिए अभी भी प्रेसिडेंट करेगा, तो ये ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पसेस के लिए अभी भी प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। बाकी जो स्टेट्स की और रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए स्टेट्स खुद करेंगे, ठीक है। बिल enables the states and UTs to prepare their own list of socially and educationally backward classes, ठीक है। The list must be made by the law, लॉ बना के ही बन सकती है ये लिस्ट, एंड मे डिफर फ्रॉम द सेंट्रल लिस्ट, तो सेंट्रल लिस्ट से डिफर कर सकती है, ऐसे जरूरी नहीं कि सेंट्रल और स्टेट की सेम हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि कंसल्टेशन विद एनसीबीसी। तो जो भी ये था ना 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने 338 आर्टिकल 338 बी को इंट्रोड्यूस किया था, उसमें उन्होंने ये बोला था कि अगर जब प्रेसिडेंट जो है, जब प्रेसिडेंट इस लिस्ट में इंक्लूजन कर रहा है किसी भी क्लास का, है ना, तो उसको एनसीबीसी से एक बार एडवाइस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। एनसीबीसी भी रिकमेंड करेगा उसको, मतलब कंसल्ट करने की ज़रूरत है, और कंसल्टेशन के बाद ही आप उस लिस्ट में डाल सकते हो, ठीक है। ये 102nd जो अमेंडमेंट बिल है वो बोलता था, ठीक है। बट ये जो अभी नया अमेंडमेंट आया 127th अमेंडमेंट बिल, ये बोल रहा है कि इस कंसल्टेशन को हम अब मैंडेटरी नहीं करेंगे, मतलब ये अब आप नहीं करोगे कंसल्टेशन तो चलेगा, ठीक है। पहले क्या था, मैंडेटरी कंसल्टेशन थी, अभी क्या है, ये जो स्टेट्स और यूटीज़ हैं इनको अब एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट कि भाई अब जरूरी नहीं कि आप कंसल्ट करो, है ना। तो ये एक नया अमेंडमेंट है। तो इसमें बस आप नए नए अमेंडमेंट याद रखो कि क्या है कि भाई जो अब लिस्ट में जो एंट्री है कुल मिला के सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो अब कौन कर सकता है, वो अब स्टेट्स अपनी खुद की लिस्ट बना सकते हैं, और कंसल्टेशन एनसीबीसी के साथ मैंडेटरी नहीं है। बस ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, और अगर ये एक्ट पास हो जाता है तो ये क्या होगा, 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। समझ में आ गया, इतना ही बस याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट की, ठीक है। तो आपने देखा होगा कितनी न्यूज़ आती रहती है कि भाई छोटी छोटी जो ब्राइड्स हैं हमारी, उनकी शादी होती रहती है ना, शादी कर दी जाती है, एंड इन एवरी 2 सेकेंड अ गर्ल बिकम्स अ चाइल्ड ब्राइड, है ना, जो कि एक बहुत ही बेकार ऑफेंस है ना। वी शुड नॉट डू दिस, है ना। अगर आप कहीं होते हुए देखते हो तो प्लीज़ टेक स्टेप्स टू, ताकि ये नहीं हो, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड की, कि डेफिनेशन जो है चाइल्ड की वो क्या है। तो ये जो एक्ट है ये डिफाइन करता है कि अब ये आपको पता ही होगा कि भाई अब शादी की जो एज है वो क्या है, मेल के लिए 21 ईयर्स है, फीमेल के लिए 18 ईयर्स है। अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो अभी एक बिल के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि हम इसको बढ़ा के 18 से कितना कर देंगे, 21 ईयर्स कर देंगे, ठीक है। अब एक ये जो है एक चीज़ ना ब्रेनस्टॉर्म करने वाली कि इससे क्या होने वाला है। अगर 21 साल कर दी, तो अब आप मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या ये सही है, क्या आप इसके फेवर में हो, है ना, या फिर आप इसके फेवर में नहीं हो, है ना। ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा थोड़ा व्यू पॉइंट बनाने में, कि अगर ये 21 ईयर्स कर दी जाती है तो इससे सोसाइटी में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, है ना। जैसे कुछ पॉइंट्स, एक आध पॉइंट मैं भी बता देता हूँ आपको, कि जैसे मान लो देखो, अगर अभी क्या होता है, अभी हायर एजुकेशन के लिए लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता है ना। उनकी 18 साल होती है, अब उनको बोल दिया जाता है कि अब आपकी शादी करा देंगे, है ना। तो ग्रोथ हैम्पर होती है फीमेल चाइल्ड की, है ना। ये एक प्रॉब्लम है। अगर अगर ये 21 साल हो जाती है तो ये जो है एजुकेशन में रोल बढ़ जाएगा वुमेन का, है ना। तो ज़्यादा हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हो, कॉलेज कंप्लीशन के लिए जा सकते हो, है ना। तो ये सब बेनिफिट्स होंगे, है ना, वुमेन्स के लिए। और अगर मान लो, और इसका उल्टा भी देख सकते हैं हम। उल्टा कैसे देख सकते हो कि देखो, उल्टा ऐसे देख सकते हो कि जैसे अभी क्या होता है कि जैसे मान लो कोई लड़की भाग गई, घर के डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है ना, घर से भाग गई, है ना, और लेट से जाके उसने शादी कर ली बाहर, है ना। तो अभी क्या होता है, वो लोग तो बोल देते हैं कि देखो जो लड़की है वो तो नाबालिग है ना। तो लड़की नाबालिग है तो अभी आप उसको पकड़ के लाओ, है ना। वो अब ये तो गलत है, लॉ में है ही नहीं ऐसे कि आप शादी कर सकते हो जाके, है ना। तो फिर वो, अब ये अगर एज बढ़ गई तो क्या होगा, ये सारे जो इंसिडेंसेस हैं, ये जो लड़की भाग के बाहर जा रही है, शादी कर ली है, ये वापस आके फिर से उनको डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ेगा, है ना। तो ये एक कॉन भी है इस चीज़ का, है ना। और एक प्रो तो हमने देख लिया कि भाई अगर जो 21 साल हो जाती है तो दिल प्रॉस्पर मोर इन एजुकेशन, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स आप भी सोचो, ब्रेनस्टॉर्म करो और कमेंट करके बताओ कि क्या क्या हो सकता है इससे, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं इसके, है ना।
तो मेल के लिए चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है 21 ईयर्स, फीमेल के लिए कितनी है 18 ईयर्स, ठीक है। चाइल्ड मैरिज क्या होता है, अगर इस नीचे एज पे इनकी शादी करा दी जाए तो दैट इज़ कॉल्ड चाइल्ड मैरिज, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड चाइल्ड मैरिज। अब ये एक ऑफेंस है ना, ये एक ऑफेंस है जिसमें आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 2 साल का और आपको फाइन देना पड़ सकता है 1 लाख का अगर आप इस चीज़ में पकड़े गए, ठीक है। और ये जो ऑफेंस है दैट इज़ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। अब मेरे को आप ये बताओ कि जो वर्ड लिखा है कॉग्निजेबल, ये कौन से ऑफेंस होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस? ये जो नाम है आधे लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पता ही नहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। क्या होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, भाई बताओ। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट इशूइंग यू अ वारंट, वारंट के बिना ही आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। वैसे इन जनरल क्या होता है वारंट, बोलते हैं ना कि यार जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि भाई कोई जब पुलिस ऑफिसर जाता है अरेस्ट करने तो बोलते हैं डू यू हैव अ वारंट, जाओ वारंट लेके आओ, है ना। तो बिना वारंट के आप अरेस्ट नहीं कर सकते, बट ये जो ऑफेंस है दैट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। पुलिस कैन अरेस्ट यू विदाउट अ वारंट, ठीक है। नॉन बेलेबल है मतलब आपको बेल नहीं मिलेगी इसमें, जब तक आपकी कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, अगर आपका गिल्टी इनोसेंस प्रूव नहीं हो जाता तब तक आपको बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। एक रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है बाय पीएलडी। व्हाट इज़ पीएलडी? पार्टनर्स फॉर लॉ एंड डेवलपमेंट। इन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ की है, दैट इज़ रिपोर्ट का नाम क्या है, चाइल्ड मैरिज प्रोसिक्यूशंस इन इंडिया, ठीक है। तो इस स्टडी में ये बोला गया कि भाई लीगल प्रोसिक्यूशंस जो चाइल्ड मैरिजेस के हैं दैट वाज ट्वाइस एज मच अगेंस्ट एलोपमेंट और सेल्फ अरेंज मैरिज बाय गर्ल्स विद सच केसेस अकाउंटिंग फॉर 65% ऑफ द टोटल केसेस स्टडीड। तो भाई वो जो चाइल्ड मैरिजेस के केस हैं वो 2 गुना बढ़ गए हैं एज़ कम्पेयर टू ये जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये है, ये आप डेटा कोड कर सकते हो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और एरोप्लेन्स की बात करते हैं। सॉरी, एरोप्लेन से बात करने से पहले हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें एक सेकेंड अमेंडमेंट आया है, ठीक है। तो पहले तुम आप मेरे को ये बताओ कि डेट और नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर डेट एंड नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स? डेट मतलब कोई लोन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, है ना। बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। डेट मतलब कोई भी बॉन्ड, अगर आप कोई गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते हो तो इसका मतलब आप वो पैसा लोन पे दे रहे हो, है ना। वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है कि वो आपको वापस करेगी, ठीक है। दैट इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो लोन है ना। वो आभारी है आपका। डेट बोलते हैं ना, हाँ मैं आपको तुम्हारा आभारी हूँ, मतलब मेरे को तुमको ये चीज़ वापस करनी है ना। दैट इज़ कॉल्ड डेट। नॉन डेट क्या होता है, मतलब जो लोन टाइप का नहीं है, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जैसे आपने मान लो शेयर्स खरीद रखे हैं किसी के, है ना। तो शेयर्स अगर आपने किसी कंपनी के खरीद रखे हैं तो कंपनी का कोई लाइबिलिटी नहीं कि वो आपको वापस करे। कंपनी अगर डूब गई तो आपके पैसे गए, है ना। कंपनी अगर डूब गई तो आपके पैसे गए। तो दैट दीज आर कॉल्ड नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो अभी इसमें इसमें एक अमेंडमेंट आया है, इसमें ये बोला है कि जो एफडीआई है उसको अब क्लियर कौन करेगा, आरबीआई और आईआरडीआई। तो जितने भी एफडीआई के लिए एप्लीकेशंस आ रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, है ना, जो प्राइवेट बैंक प्रमोट कर रहा है उसके लिए क्लियरेंस कौन देगा, आरबीआई एंड आईआरडीआई। इससे पहले भी मार्च में गवर्नमेंट ने इसमें जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें एफडीआई बढ़ा के कितना कर दिया था, 74%, ठीक है। तो अब ये 74% तो किया था, बट ये जो रूट है वो कौन सा था। तो देखो दो टाइप के रूट होते हैं, अप्रूवल के। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, और एक होता है गवर्नमेंट रूट, ठीक है, गवर्नमेंट रूट। अब मतलब कोई भी अगर बाहर का इन्वेस्टर इंडिया में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है या एफडीआई आ रहा है बाहर से, तो इन दोनों रूट के थ्रू ही आएगा। अब क्या मतलब है इसका, ऑटोमेटिक रूट का और गवर्नमेंट रूट का। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि जो बाहर की कंपनी अगर किसी इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रही है तो वो बिना गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके कर सकती है, ठीक है। मान लो कोई बाहर की कंपनी है और मैंने अपना स्टार्टअप खोल दिया, है ना, और उस बाहर की कंपनी को मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, तो वो बेसिकली बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के यहाँ मेरे को पैसे दे सकती है और इन्वेस्टमेंट उसका हो जाएगा, है ना। बट जो गवर्नमेंट रूट होता है, गवर्नमेंट रूट में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है, गवर्नमेंट से आपको परमिशन चाहिए, है ना, गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए उसमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब ये कुछ परसेंटेज होता है। परसेंटेज मतलब कि जैसे मान लो कि मेरी कंपनी है ना, मेरी कंपनी है और ये बाहर की कंपनी है। इसने मेरे को 10 करोड़ रुपए दे दिए, है ना। इसने मेरे को 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और इसने बोला कि आप मेरे को अपनी कंपनी के 70% शेयर दे दो। मतलब 70% शेयर दे दो, मतलब अब ये बंदा मेरी कंपनी का 70% ओन कर रहा है। दैट मीन्स ये परसेंटेज जो है ना 70%, कितना इन्वेस्ट कर सकता है वो कौन डिसाइड करता है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है, गवर्नमेंट रूट में।
अब वही चीज़ जो है इंश्योरेंस सेक्टर में बेसिकली गवर्नमेंट ने बढ़ा के कितना किया है, 74% कर दिया है अंडर ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। तो अब 74% तक जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 74% तक। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि दो चीज़ें होती हैं जो कि कन्फ्यूजिंग है, एक है इंश्योरेंस सेक्टर और दूसरा है इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज़। तो ये आप ध्यान रखना कि इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज़ जो हैं वहाँ पे एफडीआई 100% अलाउड है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज और इंश्योरेंस सेक्टर में डिफरेंस क्या है? तो देखो, इंटरमीडियरी मतलब क्या होता है, इंटरमीडियरी मतलब बिचौलिया, है ना, मीडिएटर। इंटरमीडियरी मतलब क्या होता है, ये आया ही वर्ड मीडिएटर से है, इंटरमीडियरी, मीडियरी मतलब मीडिएटर, ठीक है। दो पार्टी के बीच में जो मीडिएटर होता है, मान लो एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है, और ये तीसरा बंदा है जो इन दोनों के बीच में समझौता करा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मीडिएटर। ऐसे ही इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी होती है जो एक्चुअली में इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। लेट्स से ये एलआईसी है ना, और ये मैं बंदा हूँ, मेरे को इंश्योरेंस चाहिए, है ना, आई वांट इंश्योरेंस। तो बीच में एक बंदा आएगा, बोलेगा यार ऐसा है, मैं तुम्हारा इंश्योरेंस करा दूंगा, तो मेरे को बस एक कमीशन दे देना, है ना। तो ये हो गया इंटरमीडियरी, ये हो गया ब्रोकर, ठीक है। जैसे अगर आप घर देखने जाते हो कभी नया, है ना, रेंट पे या कोई भी, तो आप ब्रोकर के पास जाते हो ना, तो ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर आपको कनेक्ट करता है किससे, हाउस के ओनर से, है ना, तो वही ब्रोकर होता है। तो जितने भी ये ब्रोकर्स हैं ये सारे क्या हैं, इंटरमीडियरीज हैं। अब इंश्योरेंस सेक्टर में किसी इंटरमीडियरी का एग्जाम्पल बताओ। जैसे अभी रिसेंटली आईपीओ आया था पॉलिसी बाजार का, है ना, तो पॉलिसी बाजार क्या है, पॉलिसी बाजार एक इंटरमीडियरी है ना। वो क्या करता है पॉलिसी बाजार की, भाई मान लो एलआईसी का इंश्योरेंस है, तो वो आपको इंश्योरेंस करा के देगा। वो आपको आपको बेसिकली आप जो एज अ पर्सन जिसको इंश्योरेंस चाहिए और जो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करी, उन दोनों को कनेक्ट करता है एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, है ना। तो पॉलिसी बाजार इज एन इंटरमीडियरी। तो इस कंपनी में एफडीआई 100% आ सकता है, मतलब अगर किसी बाहर के इन्वेस्टर को पॉलिसी बाजार में इन्वेस्ट करना हो तो वो 100% पूरा पॉलिसी बाजार खरीद सकता है, ठीक है। तो ये मतलब है दोनों के बीच में, ठीक है, ये ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं ना। तो ये जो अपने प्लेन्स उड़ते हैं, है ना, इनका इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है, ठीक है। इकोनॉमिक डिसाइड करता है क्या मतलब, तो जितने भी अपने मेजर एयरपोर्ट्स हैं, है ना, जितने भी अपने मेजर एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे टैरिफ कितना लगेगा, डेवलपमेंट फीस कितनी लगेगी, है ना, जितनी भी इकोनॉमिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, इकोनॉमिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कौन देखता है, वो सब एरा देखता है, ठीक है, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बना कब था, 2008 में शायद बना था ये, एक बार देखना कि कब बना था ये। 2008 में स्टैट्यूटरी एक्ट के थ्रू बना था, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हाँ 2008 में बना था, है ना, 2008 में बना था, एरा एक्ट के थ्रू बना था 2008 में, है ना, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और क्या करता है, इकोनॉमिक से डील करता है एयरपोर्ट की, मतलब जितनी भी फीस है, डेवलपमेंट फीस है, इन सब से डील करता है, ये ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लाइसेंस वाइसेंस इशू नहीं करता, ठीक है, लाइसेंस वगैरह ये इशू नहीं करता, लाइसेंस वगैरह इशू कौन करता है, डीजीसीए करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। लाइसेंस हो गया पायलट का, लाइसेंस ऑपरेट करने का, है ना, वो सब कौन करता है, वो सब डीजीसीए करता है ना। तो आपका होमवर्क ये है कि आप ये सिविल एविएशन की एक बार साइट पे जाना, ठीक है, सिविल एविएशन की साइट पे आप जाओगे, या तो गूगल पर डाल देना सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सिविल एविएशन की जितनी बॉडीज़ है ना, जैसे डीजीसीए है ना, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है, बीसीए है, एरा है ना, और एयरक्राफ्ट ये एक्सीडेंट ब्यूरो भी करके एक है ना। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक बार पढ़ लेना, बहुत ही छोटा सा दिया है समरी टाइप कि डीजीसीए ये है, ये करता है, इसके ये फंक्शंस हैं, कब बना, एरा ये बना, कब बना, इस टाइप से, है ना। तो इस टाइप से एक बार 5 मिनट लेके उसको एक बार पढ़ लेना, है ना। तो ये अभी इसमें जो अमेंडमेंट बिल है ये किसकी बात कर रहा है, इट ब्रॉडन्स द कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट्स फॉर विच एरा कैन डिटरमाइन टैरिफ्स बाय अमेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ अ मेजर एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये जो अभी टैरिफ्स हैं ये सिर्फ मेजर एयरपोर्ट पे ही मतलब डिसाइड करता है एरा, है ना। मेजर एयरपोर्ट कौन से होते हैं, मेजर और माइनर एयरपोर्ट, एक होते हैं मेजर एयरपोर्ट, एक होते हैं माइनर एयरपोर्ट, है ना। दिल्ली इज़ अ मेजर एयरपोर्ट, है ना। अब मैं वहीं बोलूँ आपको दूसरा कोई एयरपोर्ट बताओ, रांची एयरपोर्ट, है ना, रांची वोंट बी अ मेजर एयरपोर्ट, है ना। तो ये डेफिनेशन किससे है, डिफाइन कैसे होता है मेजर एयरपोर्ट, मतलब अगर वहाँ पे 3.5 मिलियन पैसेंजर्स रोज़ का रोज़ ट्रैवल करते हैं उस एयरपोर्ट के थ्रू, तो दैट इज़ कॉल्ड अ मेजर एयरपोर्ट। या फिर और कोई ऐसा एयरपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से डिक्लेयर करे कि आज से ये मेजर एयरपोर्ट है, तो दैट कम्स अंडर मेजर एयरपोर्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद जो एरा है ना,
उस अब ये जो डेफिनेशन है ये अब एरा डिसाइड करेगा कि भाई वो डेफिनेशन को ट्वीक कर सकता है। ये जो डेफिनेशन है ना, जो मैंने आपको बताया कि 3.5 मिलियन जो पैसेंजर्स हैं, है ना, वो अंदर बाहर हो रहे हो, है ना, इस टाइप से। तो ये डेफिनेशन को अब एरा मॉडिफाई कर सकता है टू डिक्लेयर एनी एयरपोर्ट एज मेजर एयरपोर्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो एरा रेगुलेट्स द टैरिफ एंड अदर चार्जेस फॉर एरोनॉटिकल सर्विसेज फॉर मेजर एयरपोर्ट्स। ठीक है, 2008 के एक्ट में ये डिफाइन किया था कि मेजर एयरपोर्ट की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ वन विच हैज़ और इज डेजिग्नेटेड टू हैव एन एनुअल पैसेंजर, सॉरी एनुअल पैसेंजर डेली का नहीं है, एनुअल पैसेंजर है, सॉरी माफ़ करिएगा, डेली का बोल दिया था शायद मैंने। एनुअल पैसेंजर थ्रूपुट है कितना, इन एक्सेस ऑफ 3.5 मिलियन और एनी अदर एयरपोर्ट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। तो ये ईयरली है ना, एनुअल है, ध्यान रखना एनुअल है, ये डेली का नहीं है, एनुअल है। ठीक है, एनुअल 3.5 मिलियन पैसेंजर्स का इन एंड आउट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला बात करते हैं DICGC अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, व्हाट इज़ DICGC अमेंडमेंट एक्ट? तो DICGC क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, है ना। व्हाट इज़ DICGC? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, तो अमेंडमेंट, पहले अमेंडमेंट इसमें आ गया है, बट अमेंडमेंट से पहले हम एक बार DICGC के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या है DICGC? इट इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ RBI। 100% ओनरशिप इसकी किसके पास है? RBI के पास। क्या करता है, नाम से ही देखो, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी। डिपॉजिट जो आप बैंक में डालते हो, है ना, मैंने आज जाके अगर सेविंग्स अकाउंट में अपने पैसे डाले हैं तो वो जो अकाउंट मेरा बैंक के पास है, वो जो मेरा अकाउंट है उसमें जितने पैसे हैं उसको ये इंश्योर करता है ना। इंश्योरेंस मतलब उसको ये इंश्योर करता है, मतलब अगर बैंक डिफ़ॉल्ट करता है या बैंक ही बैंकरप्ट हो जाता है या फिर जो भी XYZ बैंक डिसॉल्व हो जाता है, तो मेरा जो पैसा है वो कौन देगा मेरे को? DICGC देगा, है ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन मेरे को देगा। बट क्या ये पूरा पैसा देगा? मान लो मेरा 1 करोड़ पड़ा तो ये 1 करोड़ थोड़ी देगा मेरे को, है ना, 1 करोड़ नहीं देगा। ये मैक्सिमम लिमिट इसकी कितनी है? 5 लाख पर अकाउंट। तो ये अगर आप मतलब अगर आप बैंक चला जाता है या बैंक डिसॉल्व हो जाता है तो ये कितना पैसा आपको देगा? ये आपको देगा 5 लाख मैक्सिमम पैसा देगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा एक अकाउंट से। ठीक है, तो इट इज़ अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ RBI दैट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर ऑन बैंक डिपॉजिट। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से बैंक डिपॉजिट इसमें ये DICGC कवर करता है ना। जैसे मैंने अभी बोला सेविंग्स अकाउंट, है ना, तो सेविंग्स वाले अकाउंट को कवर करता है ना। और फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, जो हम FDs वगैरह में पैसा डालते हैं, वो वाले सारे उन पैसों को कवर करता है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से और अकाउंट हैं जिसको DICGC इंश्योर करता है? ठीक है, लेट्स सी। तो सेविंग्स है, फिक्स्ड अकाउंट्स है, रिकरिंग अकाउंट्स है ना। तो रिकरिंग अकाउंट्स जैसे रिकरिंग डिपॉजिट, RDs हम लोग बनाते हैं ना, रिकरिंग डिपॉजिट्स, वो सारे अकाउंट ये इंश्योर करता है। इसके अलावा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से ये अकाउंट्स इंश्योर नहीं करता, कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो जिसका इंश्योरेंस ये प्रोवाइड नहीं करता। तो लेट्स सी कौन कौन से हैं। कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट का जो डिपॉजिट अकाउंट है उसको ये कवर नहीं करता। कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट अकाउंट है उसको ये कवर नहीं करता। इंटर बैंक डिपॉजिट्स है, मतलब एक बैंक ने दूसरे बैंक में अगर कोई डिपॉजिट डाला हुआ है तो उसको ये कवर नहीं करता, है ना। जितने भी डिपॉजिट्स हैं स्टेट डेवलपमेंट, स्टेट लोन, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के, है ना, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के पास हैं, मतलब जितने भी ऐसे अकाउंट्स स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के पास हैं, है ना, उनको ये कवर नहीं करता। कोई भी ऐसा अमाउंट जो ड्यू हो, कोई ऐसी डिपॉजिट पे जो बाहर से आनी है इंडिया में, है ना, उसको ये कवर नहीं करता। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेसिफिकली RBI ने एग्जेम्प्ट करी हो उसको ये कवर नहीं करता। ठीक है, तो इसको स्टैब्लिश किसके अंदर किया गया था? DICGC एक्ट के अंदर 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। जो डेप्यूटी गवर्नर हैं RBI के, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस बोर्ड। तो मेरे को अब ये बताओ, एक चीज़ ये बताओ कि ये चेयरमैन तो सुना है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस एक्स ऑफिशियो? ये एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है? ऑफिशियो नहीं है, एक्स ऑफिशियो क्या मतलब होता है? कभी सोचा है एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? देखो, एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हो, ठीक है, उसके वर्च्यू से आपको ये पोस्ट मिल गई है। जैसे कि DICGC का चेयरमैन, ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा जो डेप्यूटी गवर्नर है, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द डेप्यूटी गवर्नर ही इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस कॉरपोरेशन। अब अगर इसका मेरे को चेयरमैन सेलेक्ट करना है तो मैं उसके लिए कोई वोटिंग वगैरह नहीं कराऊंगा, ना ही मैं कोई उसके लिए इलेक्शन वगैरह कराऊंगा। समझ में आ रहा है? कोई जो भी बंदा डेप्यूटी गवर्नर होगा वो DICGC का चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्स ऑफिशियो। जैसे कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, है ना।
तो राज्यसभा का जब मेरे को चेयरमैन डिसाइड करना है, ठीक है, राज्यसभा का जब मेरे को चेयरमैन डिसाइड करना है तो मैं क्या करूँगा, तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली बाय द वर्च्यू ऑफ हिज पोस्ट ऑफ बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ही विल बिकम द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सीट के लिए अलग से इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए होगा इलेक्शन। समझ में आ रहा है? दो पोस्टें अलग अलग, वाइस प्रेसिडेंट की एक पोस्ट है, ठीक है, और एक है राज्यसभा के चेयरमैन की पोस्ट, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्शन होगा, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन होगा। अब जो भी बंदा वाइस प्रेसिडेंट बन गया ही विल ऑटोमेटिकली बिकम द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन के लिए अलग से कोई इलेक्शन नहीं होगा। दिस मीन्स कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस मतलब राज्यसभा। समझ में आ गया? ये मतलब होता है एक्स ऑफिशियो का, ठीक है। उसके बाद इसका कवरेज क्या है डीआईसीजीसी का? इसका कवरेज है, ये बैंक्स इंक्लूड करता है जितने आरआरबीज हैं, रीजनल लोकल बैंक्स हैं, लोकल एरिया बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स विद ब्रांचेस इन इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन सब के डिपॉजिट जो सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स है और ये जितने अकाउंट्स की हमने बात करी, सेविंग्स, फिक्स, रिकरिंग, इन सबको ये कवर करता है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें एलएबीज जो लोकल एरिया बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ये भी कवर्ड है अपार्ट फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स के साथ साथ ये भी इसमें कवर्ड है, ठीक है। अब हम इसके अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं, ठीक है, कि ये जो अमेंडमेंट बिल आया है ये क्या बोल रहा है। तो देखो इसमें ना, अब मैंने आपको बताया कि डीआईसीजीसी जो है वो 5 लाख का आपको इंश्योरेंस कवर देता है, ठीक है। इसी से चीज़ें रिलेटेड है कि जो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है उसके लिए उसको उसके जो मतलब एक्ट के जो फीचर्स हैं उसको थोड़ा इसने स्ट्रिंजेंट बना दिया है कि अब इसने क्या किया है, इसने ये डिपॉजिटर को एक टाइम बाउंड एक्सेस देगा अपने इंश्योरेंस डिपॉजिट अमाउंट के लिए, ठीक है। विद इन कुछ जैसे 90 डेज आपको वो अमाउंट मिल जाएगा, है ना, इस टाइप से, अगर बैंक लिक्विडेट हो रहा है तो इस टाइप से इसने टाइम बाउंड एक्सेस लगाया हुआ है। इन केस दे आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एसेसिंग देयर बैंक डिपॉजिट, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे अभी येस बैंक है, ठीक है, येस बैंक की अभी बैंक्रप्सी की न्यूज़ आई थी, ठीक है। तो आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, है ना, कि भाई कोई भी बंदा 50,000 से ज़्यादा का डिपॉजिट वहाँ से नहीं ले सकता। या फिर मान लो कोई ऐसा बैंक है कि कोई ऐसे बैंक में मेरा अकाउंट है जो अब लिक्विडेशन पे आने लगा है, ठीक है। तो आरबीआई ऑब्वियसली, ताकि मार्केट में पैनिक ना हो, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई रेस्ट्रिक्शंस लगा देगा कि भाई कोई भी अपना डिपॉजिट निकाल नहीं सकता, ठीक है। पर कब तक नहीं निकाल सकते भाई हम अपना डिपॉजिट? तो ये जो टाइम बाउंड है, टाइम बाउंडेशन, ये डीआईसीजीसी लगाएगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप बताओगे ही नहीं, है ना। अब येस बैंक के लिए अगर मैं 3 साल तक नहीं निकाल सकता हूँ अपना पैसा, तो मेरे को पता है कि भाई 3 साल के बाद मैं निकाल लूँगा, है ना, 3 साल के बाद मैं निकाल सकता हूँ पैसा अपना, ठीक है। तो इस टाइप से टाइम बाउंड एक्सेस ये लगाता है कि ताकि अगर रेस्ट्रिक्शन है मेरा बैंक अपने बैंक डिपॉजिट्स पे तो वो एक टाइम फ्रेम के अंदर हो, ठीक है। इट इज़ लाइबल टू पे इंश्योर्ड डिपॉजिट अमाउंट टू द डिपॉजिटर्स ऑफ एन इंश्योर्ड बैंक, ठीक है। तो बैंक, ये ध्यान रखना कि बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, मान लो मेरा एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है, तो आपका डिपॉजिट वो एसबीआई डीआईसीजीसी पे इंश्योर होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो बैंक डीआईसीजीसी को प्रीमियम पे ही नहीं कर रहा है। जो भी आपका डिपॉजिट है, जो भी आपने जिस भी बैंक में अपना डिपॉजिट डाला हुआ है, वो पर्टिकुलर बैंक अपनी डिपॉजिट्स को इंश्योर करने के लिए डीआईसीजीसी को प्रीमियम देगा, ठीक है। ठीक है, अगर ये प्रीमियम सर्विस नहीं देता है तो इसका मतलब आपका डिपॉजिट अकाउंट इंश्योर्ड नहीं है और फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? अभी आगे हम बात करेंगे कितना प्रीमियम है। कस्टमर्स ऑफ फेल्ड और स्ट्रेस्ड बैंक्स प्लेस्ड अंडर मोरेटोरियम टू गेट देयर डिपॉजिट्स अप टू 5 लाख, है ना, 5 लाख तक आपको डिपॉजिट मिल जाएगा विद इन 90 डेज ऑफ द स्टार्ट ऑफ मोरेटोरियम, जो भी पीरियड होता है लिक्विडेशन का, है ना, उससे मतलब विद इन 90 डेज आपको मिल जाएगा। द डेट ऑन विच द कॉर्पोरेशन बिकम्स लाइबल टू पे द डिपॉजिटर्स मे बी एक्सटेंडेड बाय एन एडिशनल 90 डेज, तो 90 दिन से एडिशनल वो अपना जो डेट है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 180 दिन में आपको मिल जाएगा, बेसिकली बात ये है। Insured banks are required to pay a premium to the corporation on their deposits. Rate of premium for a bank is limited at 0.15% of its total outstanding deposits. तो जितनी भी total outstanding deposits है उनका 0.15% is a premium that every bank pays for insuring the deposits, ठीक है। पेनल्टी चार्ज होगी अगर आप प्रीमियम नहीं पे करोगे, इट मे बी पेनल्टी जो है वो रेपो से 2% हायर रेट पे आ जाएगी, ठीक है। तो रेपो प्लस 2%, ठीक है। और ये जो डीआईसीजीसी है ये आपको पैसा पे नहीं करेगा इन 2 केसेस में। ये 2 केसेस कौन से हैं? अगर आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दें आपके बैंक से कि भाई अब आप पेमेंट अपनी निकाल सकते हो या फिर लिक्विडेशन इसका नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको डीआईसीजीसी पैसे पे नहीं करेगा। दूसरा, द इंश्योर्ड और ट्रांसफरी बैंक, है ना, जो ट्रांसफ़र कर रहा है, इज़ इन अ पोजीशन टू पे द डिपॉजिटर्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। तो जिस बैंक में आपका बेसिकली अकाउंट है वो
वो आपको दे रहा है पैसे, मतलब अब वो लिक्विडेट नहीं हो रहा। ये तभी आपको पैसा मिलता है जब आपका एकदम ही एंड में आ जाता है कि भाई बैंक खत्म हो चुका है ना, तब आपको ये DICGC पैसा देगा। उससे पहले अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसके थ्रू आपको पैसा मिल जाता है तो फिर बैंक आपको पैसा नहीं देगा, ठीक है, मतलब DICGC आपको पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो चलो अब जितना हमने पढ़ा उसके ऊपर एक क्विज कर लेते हैं। +2 -0.66 जैसा मैं बोलता हूँ, अपने मार्क्स कमेंट किया करो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीसेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है। पहला क्या है, इट इम्पोजेज अ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन ऑन, ये बेसिकली टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं, है ना। ये टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल आया है, इसमें लिख लो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल, इट इम्पोजेज अ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, यहाँ की लिए ये ऑप्शन इंक्लूड कर लेना आप। टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल जो है इट इम्पोजेज अ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन ऑन इनकम अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, है ना। तो यही ऑप्शन में आया था, मतलब यही टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल में बोला गया है ना, तो इट इज़ करेक्ट। दूसरा क्या है, 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सीक्स टू गिव पावर to states and union territories to prepare their own list of socially and educationally backward classes। तो ये भी सही है ना, पहले प्रेसिडेंट के पास थी और अभी इसमें उनको मिल रही है, स्टेट्स को मिल रही है, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ये पहले ऑप्शन के लिए इट इज टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। दूसरा देखते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इट डिफाइंस चाइल्ड एज एनी वन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, तो ये गलत हो गया। 18 ईयर्स नहीं है, सबके लिए नहीं है। मेल के लिए कितना है, मेल के लिए 21 ईयर्स है ना, फीमेल के लिए है 18 ईयर्स, है ना, तो दिस इज रॉन्ग। द ऑफेंसेज अंडर द एक्ट आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल, तो ये सही है ना, दे आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंश्योरेंस सेक्टर। गवर्नमेंट हैज़ अलाउड 100% FDI इन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, तो ये सही है, मैंने अभी बताया आपको कि इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में 100% FDI अलाउड है। द FDI अलाउड इन इंश्योरेंस सेक्टर इज 74% एट प्रेजेंट, येस इट इज 74%, है ना, थ्रू ऑटोमेटिक रूट, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एविएशन सेक्टर। एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इशूज लाइसेंस फॉर पायलट्स एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड डिसाइड्स टैरिफ फ्रॉम मेजर एयरपोर्ट्स। क्या है ये, सही है गलत है, गलत है भाई, लाइसेंस नहीं इशू करता, बताया था ना, लाइसेंस कौन इशू करता है, DGCA करता है लाइसेंस इशू, है ना, तो दिस इज रॉन्ग। दूसरा क्या है, मेजर एयरपोर्ट इज वन विच हैज़ और इज डेजिग्नेटेड टू हैव एन एनुअल पैसेंजर थ्रूपुट ऑन एक्सेस ऑफ 3.5 मिलियन और द सेंटर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, तो दिस इज करेक्ट। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। लेट्स डू दिस लास्ट क्वेश्चन, क्या है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। It ensures all bank deposits such as savings, fixed, current, recurring deposits, including the interbank deposits, central and state government deposits। तो हमने देखा था कि भाई interbank deposits are not covered under this, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपॉजिट्स भी कवर नहीं होती हैं, सिर्फ सेविंग्स, फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट्स के लिए ही DICGC आपको इंश्योर करता है, ठीक है। वन इज सॉरी रॉन्ग, वन इज़ रॉन्ग, ठीक है। दूसरा क्या है, इट इंश्योर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 लाख पर डिपॉजिट अकाउंट, सही है, 5 लाख इंश्योर करता है ना। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द कॉर्पोरेशन, यस दिस इज राइट, इट इज़। वैसे पहला गलत हो गया तो ऐसे ही आ जाएगा आंसर, बी गया, डी गया, इट इज़ सी, तो आंसर क्या हो गया यार, ये गया, बैटरी गई इसकी, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी, है ना। So thank you guys, thank you so much for listening to the lecture, and please rate, review us on Google, and for more courses you can log on to laymanway.com where you'll get the free materials. Please leave us a review and explore our YouTube if you want. There are more than 300 350 plus videos available for you to explore and study. So अगले लेक्चर में मिलते हैं पॉलिटी के, थैंक यू सो मच। And we have also launched a polity advanced course, so if you are struggling with polity, you can register for it. The course starts on 1st of January and we'll meet there live. So thank you so much, bye bye, take care and study hard. मिलते हैं अगले लेक्चर में, right, bye bye।